हेलो फ्रेंड्स, आज आपका पॉलिटी की पहली क्लास में स्वागत है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। कई एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैग्ना कार्टा संविधान के मूल अधिकार को ही कहा जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि संविधान के किस भाग में इन्हें सम्मिलित किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार को रखा गया है और कौन से अनुच्छेद तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनको रखा गया है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या रीजन है कि भारत में मूल अधिकार को सम्मिलित किया गया। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की थी। यानी कि जब 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा किसकी किसकी मांग की गई थी, मौलिक अधिकारों की, तो उन्होंने एक ऐसे अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की थी जो सभी नागरिकों को उपलब्ध हो, जो उनके अधिकारों का संरक्षण करे। तो ये कहाँ से प्रेरित थे? ये कहीं ना कहीं अमेरिका संविधान से प्रेरित थे, क्योंकि वहां पर पहले ही संविधान निर्माण हो चुका था और वहां पर मूल अधिकारों का एक घोषणा पत्र यानी कि मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया जा चुका था। तो जब 1928 में इसकी मांग उठी तो भारतीय संविधान में भी इसको सम्मिलित करने के लिए क्या किया, एक अलग अनुच्छेद और एक अलग भाग को बनाया गया। अब क्या है, भाग 3 में मैंने आपको बता दिया कि 12 से 35 तक रखा गया है। ये कहीं ना कहीं अमेरिका संविधान से प्रभावित रहे थे। राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ उपलब्ध है। मूल अधिकार राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ उपलब्ध है। इसका क्या मतलब है? यानी कि राज्य द्वारा जब कभी ऐसी नीतियों का निर्माण कर दिया जाता है जिससे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, तो उस स्थिति में हमारी रक्षा कौन करेगा? उस स्थिति में मूल अधिकार जो हमें उपलब्ध है वो कहीं ना कहीं नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं। अब ये भी हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा या किसी राज्य के द्वारा, किसी स्टेट के राज्य के द्वारा या कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो उस स्थिति में हम कहां पर मांग उठाएंगे कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है? क्योंकि पुलिस के पास तो जाएंगे नहीं, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं डांडी कार्रवाई से संबंधित है। तो इसके लिए क्या है, न्यायालय का गठन किया गया भारत में। यानी कि विभिन्न न्यायालय बनाए गए हैं, जिसमें अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और आर्टिकल 226 के तहत हम कहाँ, हाई कोर्ट में जा सकते हैं और उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। खिलाफ उपलब्ध है। और ठीक है, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक है। और संपत्ति का अधिकार 31 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। पर अब वर्तमान में संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल कितने अधिकार रह गए हैं? 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि कितने मौलिक अधिकार है वर्तमान में, तो 6 है। ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था 1978 में। और इसे केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये किस में आ गया? आर्टिकल 300A में आ गया। अब हम आगे पढ़ने वाले कि समानता के अधिकार के बारे में। समानता के अधिकार का क्या मतलब होता है? समानता का अधिकार का मतलब होता है सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी के साथ ऊंच नीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। यदि कोई व्यक्ति गरीब है, यदि कोई व्यक्ति अमीर है, तो उस पर भी समान विधियां लागू हो। ऐसा ना हो कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट हो, कोई व्यक्ति डीएम हो, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हो और कोई व्यक्ति पीएम हो, और कोई समाज के एक निचले तबके का व्यक्ति, SC ST से समुदाय से संबंधित व्यक्ति, कोई विकलांग व्यक्ति या कोई अपाहिज व्यक्ति जो अपने अधिकारों को मांग करने में असमर्थ हो, उसके साथ मानुषिक व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जो कानून सम्मत नहीं है, जो कानून के अनुकूल नहीं है, तो क्या ये अधिकारों को उल्लंघन है? तो समानता का अधिकार हमें ये राइट प्रदान करता है, समानता का अधिकार हमें ये अधिकार प्रदान करता है कि अगर हमारे अधिकारों को उल्लंघन होता है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, तो हम तुरंत इसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है, ये कहां से कहां तक है, मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसमें जो आर्टिकल 14 में है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूं। इसमें क्या है? इसमें विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। अब इन दोनों का मतलब क्या है? विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, इसका क्या मतलब है? विधि के जो समक्ष समता है, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश संविधान, जो एक विचारक थे वहां के, डाइसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे,
उनसे प्रेरित होता है। इसमें क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अमीर गरीब और जो भी निचले तबके का कोई व्यक्ति है, उस तबके का कोई व्यक्ति है, उनके साथ सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सभी पर समान विधि लागू होनी चाहिए। चाहे कोई मजिस्ट्रेट हो, चाहे कोई डीएम हो, चाहे कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, चाहे कोई पीएम हो, उन सबके पर क्या है? विधि सर्वोच्च होनी चाहिए। विधि के अधीन ही ये सब आनी चाहिए। विधि सर्वोच्च निकाय होनी चाहिए। एक विधि यानी कि हमारा संविधान ही सर्वोच्च होना चाहिए, उससे ऊपर कोई नहीं आना चाहिए, ना कोई न्यायालय, ना कोई पीएम, ना कोई डीएम, यानी कि उसके सब नीचे होने चाहिए। तो इसलिए आर्टिकल 14 हमें यह अधिकार प्रदान करता है कि विधि से ऊपर कोई नहीं है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। राज्य द्वारा जो भी बनाया जाएगा, जो भी नीतियां बनाई जाएगी, वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगी, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा जो है वो है विधि के समान संरक्षण। इसका क्या मतलब है? आपने अब देखा होगा कि अगर हम सभी के साथ समान विधियां लागू कर दें तो क्या है, ये भेदभाव नहीं होगा? हो सकता है ये कोई ए व्यक्ति है, ये कोई बी व्यक्ति है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इन्हें समान राइट प्रदान कर दिया गया, पर जो लंबे समय से बहुत सारे लोग जो भेदभाव के शिकार हैं, जैसे एसटी एसटी समुदाय हो गया, जो एसटी एससी समुदाय हो गया, इनके साथ जो हमेशा से भेदभाव किया जाता रहा है, परंतु वो अब इस स्थिति में नहीं है कि समान नीतियां लागू करके उन्हें उच्च कोटि में पहुंचाया जा सके, उन्हें एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी आर्थिक स्थिति में पहुंचाया जा सके जहां वे अपना कल्याण कर सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है? हमने क्या किया कि विधियों का समान संरक्षण को भी अपने संविधान में सम्मिलित कर लिया। ये कहां कहां से प्रेरित है? ये है अमेरिका के संविधान से प्रेरित। इसमें क्या अपनाया हमने कि विधियों का समान संरक्षण किया जाए, यानी कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे तबके, कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्हें विधियों का समान संरक्षण देकर भी उनका कल्याण नहीं किया जा सकता, उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है बहुत समय तक, उन्हें क्या कर दिया जाए? आरक्षण प्रदान करके उन्हें क्या कर दिया जाए? आरक्षण, यानी कि संरक्षणात्मक भेदभाव एक तरीके से, यानी कि राज्य के संरक्षण में जो भेदभाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संरक्षणात्मक भेदभाव। तो इसमें क्या किया जाता है? राज्य द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न आरक्षण के माध्यम से उन्हें समाज में उच्च कोटि में ले जाने का प्रयास किया जाता है। तो ये संरक्षणात्मक भेदभाव यानी कि विधियों का समान संरक्षण, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के संविधान से प्रेरित रहा है। अब आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या राष्ट्रपति और जो विभिन्न सांसद है, जो विभिन्न विधायक है, उन सबके साथ भी वही विधि लागू होगी जो आज हमारे साथ लागू हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ कुछ चीजों में संविधान में अपवाद रखा गया है, क्योंकि अगर सभी को संविधान निर्माताओं द्वारा एक ही स्थिति में रख दिया जाता तो उनके विशेष पद का महत्व ही समाप्त हो जाता। इसलिए क्या किया गया है? उन्हें कुछ ना कुछ विशेष अधिकार, विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं जो कहीं ना कहीं अपवाद अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि ये उससे विशेष अधिकार से कहीं ना कहीं आम लोगों से भिन्न हो जाएंगे, नहीं, ये अधिकार केवल उन्हें उनके पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रदान किया गया है। तो इसमें जो सबसे पहला है आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रदान किया गया। इसमें क्या मेंशन किया गया कि आर्टिकल 361 में यह बताया गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी दंडिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो उसके विरुद्ध, या राष्ट्रपति पर किसी संपत्ति का कोई भी मामला चल रहा है तो उसके विरुद्ध भी राष्ट्रपति पर किसी भी न्यायालय में कोई भी मुकदमा प्रारंभ भी नहीं किया जाएगा, चलाया भी नहीं जाएगा। पर हाँ, अगर कोई आपराधिक गलती हो गई है तो उसके लिए 2 महीने पूर्व नोटिस देकर कार्रवाई की जा सकती है। सेम यही राज्यपाल को भी 361 के तहत विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। अब आर्टिकल 105, इसमें क्या है? संसद और उसकी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात को किसी भी न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी भी विधायक द्वारा, किसी भी सांसद द्वारा संसद में, विधायिका में या उसकी किसी समिति में जो भी बात कही जाती है, आपने देखा होगा कि कई बार टीवी चैनलों में कि विपक्षी दलों द्वारा बड़ी मात्रा में नेताओं के साथ गाली गलौज की जाती है, टॉर्चर किया जाता है उन्हें। इस प्रकार से वो केवल, पर अगर उनके विरुद्ध जो भी कहना होता है वो केवल उसकी समिति और संसद, विधायिका, इन सब में कह सकते हैं। वो खुलेआम ऐसे किसी के बारे में बयान नहीं दे सकते। अगर उन्होंने संसद या विधायिका में इसके बारे में कुछ भी कहा है तो उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये भी 105 के तहत विधायक और सांसदों को विशेष अधिकार है जो कहीं ना कहीं आम नागरिकों से भिन्न है। अब मैं अगले अनुच्छेद के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं, वो है अनुच्छेद 15। इसमें क्या है? मैंने आपको पहले बता दिया कि राज्य
किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। वो भेदभाव किसके आधार पर नहीं करेगा? केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। राज्य द्वारा कोई भी नीतियां बनाएगा, कोई भी कार्यक्रम करेगा, कोई भी अनुच्छेद या कोई भी भाग संविधान में सम्मिलित करेगा, उसमें किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ना ही केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, इन सब के आधार पर तो भेदभाव नहीं होगा। केवल शब्द का इसमें यूज इसलिए किया गया है क्योंकि किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव किया जा सकता है। हो सकता है कि गवर्नमेंट द्वारा कोई जब गवर्नमेंट जॉब निकाली जा रही है तो उसमें किसी व्यक्ति के साथ उसकी उम्र के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ उसकी, आपने भी देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब में आयु सीमा लगी होती है और क्या हाइट, वेट, इन सब के आधार पर उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा सकता है। इसलिए केवल वर्ड का इसमें यूज किया गया। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन सब के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य द्वारा किसी भी जाति या लिंग या किसी भी जन्म स्थान के आधार पर अगर कोई भेदभाव किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, इसलिए उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकते हैं। अब इसके अपवाद क्या है? आपने देखा होगा कि राज्य द्वारा बच्चे, महिलाओं, विकलांगों, ST समुदायों के व्यक्तियों के लिए क्या की जाती है? विशेष व्यवस्था की जाती है। अब आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो भेदभाव हो गया। राज्य द्वारा विभिन्न SC समुदायों को विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया जाता है। राज्य द्वारा महिलाओं के लिए विभिन्न पंचायती राज में भी आपने देखा होगा, उन्हें भी आरक्षण प्रदान किया गया। संसद की सीटों में भी देखा होगा कि SC समुदायों को आरक्षण प्रदान किया गया। तो कहीं ना कहीं क्या ये भेदभाव है? नहीं। मैंने आपको ये पहले बता दिया कि समाज की जो कुछ तबका है वो विकास के उद्विकास क्रम में इतना ऊपर नहीं उठ पाया, वो विकास के क्रम में इतना ऊपर नहीं उठ पाया जब राज्य द्वारा उनके समान रूप से व्यवहार किए जाने के लिए नीतियों का निर्माण किया गया। तो वो पहले ही इतना दबा हुआ है कि अगर वो समान नीतियां भी लागू कर दी जाए तब भी वो उद्विकास क्रम में ऊपर नहीं उठ सकता। तो उसके लिए राज्य द्वारा क्या अपनाया गया? संरक्षणात्मक भेदभाव की नीति अपनाई गई, जिसे आरक्षण कहते हैं। तो आरक्षण के माध्यम से इन लोगों के लिए विशेष नीतियों का निर्माण किया गया। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, ST समुदायों के लिए विशेष व्यवस्था। अब आपने देखा होगा कि 2019 में 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा क्या किया गया था? EWS को सम्मिलित किया गया था। और EWS यानी कि ये क्या होती है? ये इकोनॉमिक रूप से यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग होता है, जिसे आर्थिक रूप से समाज में हमेशा से पिछड़ा माना गया है। जो गरीब वर्ग है यानी कि जो गरीब तबका है उसे कह सकते हैं। तो ये 2019 में 103 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इसको सम्मिलित किया गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी भेदभाव होगा क्या? नहीं, ये कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि राज्य द्वारा उस वर्ग को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उस वर्ग को समाज में उच्च कोटि पर लाने के लिए जो नीतियां अपनाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है। मैंने आपको ये पहले बता दिया है कि विधियों का समान संरक्षण भारतीय संविधान में सम्मिलित है, यानी कि विधि का निर्माण, विधि के समक्ष सभी समान है, पर विधि का समान संरक्षण भी कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। तो इसलिए राज्य द्वारा EWS को मान्यता प्रदान कर दी गई। और OBC जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, 27% इन्हें भी विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। और 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 द्वारा प्रदान किया गया था। ये सभी आप याद रखिएगा। अब जो अगला हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 16। इसका क्या मतलब होता है? इसमें आता है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता होगी, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास स्थान। इसमें बाकी तो सब सेम है, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। बस एक चीज और ऐड होगी, निवास स्थान। यानी कि कोई स्टेट को कोई व्यक्ति इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, या कोई स्टेट इस आधार पर नौकरियों को आरक्षण प्रदान नहीं करेगा कि उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है, इसलिए दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति को नौकरियां प्रदान नहीं की जा सकती। तो अगर कोई स्टेट ऐसा प्रदान करता है तो कहीं ना को आर्टिकल 16 का उल्लंघन माना जाएगा, इसलिए कोई भी स्टेट ऐसी नीतियों को नहीं अपना सकता। निवास स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा, और बाकी जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, इनके स्थान पर तो भेदभाव होता ही नहीं है, तो इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, कहीं ना कहीं अब इसका भी अपवाद है कि विभिन्न ST समुदायों, विभिन्न उससे संबंधित OBC से संबंधित महिलाओं, और कहीं ना कहीं आप देखोगे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण होता है। तो वो किस लिए होता है? वो कहीं ना कहीं संरक्षणात्मक भेदभाव का एक प्रकार है, एक टाइप है, यानी कि विधि के समान संरक्षण का एक प्रकार है, जिसके तहत उन्हें लोक नियोजन के विषय में सभी को समान अवसर तो मिलेंगे, परंतु कुछ लोगों को उसमें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि कुछ लोगों को उसमें प्राथमिकता प्रदान करना ही क्या है, ये है आर्टिकल 16। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या आर्टिकल 17 क्या होता है?
मैंने आपको ये बता चुका हूं कि हमारे समाज कहीं ना कहीं एक ऐसी मानसिकता से ग्रसित रहा है जिसमें समाज के ST ST समुदाय को क्या समाज का सबसे निचला तबका समझा जाता है। उनके साथ एक प्राचीन समय से, यानी कि प्राचीन क्रम में अगर आप देखें तो प्राचीन समय में क्या होता था, क्षुद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सब में जो बटे हुए थे, उसमें जो क्षुद्र था उसे सबसे निम्न समझा जाता था। यानी कि कहीं ना कहीं वो ST ST समुदाय का ही प्राथमिक चरण था। उसी समय से कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा था इन समुदायों के साथ। तो उसके लिए क्या किया गया कि अस्पृश्यता का अंत, इसके लिए काफी लंबे समय तक जन आंदोलन हुए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और विभिन्न जो नेतागण थे उनके द्वारा भी संविधान में इसका इसका इसको रखने की मांग उठी थी कि अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत उन लोगों के साथ की जाती है जो लंबे समय तक भेदभाव के शिकार रहे हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा समाप्त कर दिया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, हमने अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता के अंत के लिए क्या कर दिया, इस अधिकार को आर्टिकल 17 में सम्मिलित कर लिया गया। तो इसके लिए संसद द्वारा क्या विधि का निर्माण किया भी गया। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखना कि अस्पृश्यता यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्ति समान है। ST ST समुदाय के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्हें सभी शैक्षणिक संस्थाओं में समान नीतियां और समान अनुच्छेद उन पर भी लागू होंगे जैसा अन्य लोगों पर लागू होते हैं। तो आर्टिकल 17 आपको समझ में आ गया होगा कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत कर दिया जाएगा। अब आर्टिकल 17 का क्या मतलब है, अनुच्छेद 18 इसमें आता है उपाधियों का अंत। उपाधि का क्या मतलब, उपाधि का मतलब है कि राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि को प्रदान नहीं किया जाएगा। जैसे राय बल्लभ, प्राचीन समय में अंग्रेजों द्वारा विभिन्न प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती थी, जैसे राय दुर्ग राय बल्लभ इन सब ये इस प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती थी। पर हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों के अंत की घोषणा कर दी और ये प्रतिस्थापित कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी भी प्रकार की कोई उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। अब एक ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब भारत का कोई नागरिक विदेशों से उपाधि ले ले, तो ऐसी स्थिति के लिए भी क्या कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्माता थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने क्या किया कि कोई भारतीय नागरिक विदेशों से भी कोई उपाधि नहीं लेगा। अब एक तीसरी स्थिति उत्पन्न हुई कि कोई विदेशी भी तो भारत में काम कर रहा है, राज्य के अंतर्गत विभिन्न लाभ के पद पर विदेशी भी तो काम कर रहे हैं, विभिन्न राज्य की नौकरियों में, विभिन्न सरकारी गवर्नमेंट इनके गवर्नमेंट नौकरियों में विभिन्न क्या कर रहे हैं, विदेशी भी तो काम कर रहे हैं, तो क्या वो भी उपाधि मिलेंगे। तो तीसरे उसमें आर्टिकल 18(3) में क्या कह दिया गया कि राज्य के अधीन कार्यरत किसी भी विदेशी द्वारा कोई भी उपाधि नहीं ली जाएगी, उपाधि नहीं ली जाएगी, यानी कि राज्य द्वारा कोई भी उपाधि नहीं प्रदान की जाएगी। वो कोई भारतीय नागरिक विदेशी से कोई उपाधि या भेंट स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई विदेशी राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर कार्यरत है, वो भी किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि उपाधि और पुरस्कार सेम है, तो इसके लिए क्या हुआ था कि बालाजी राघवन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि उपाधि और पुरस्कार में भिन्नता करना आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों पृथक पृथक है, इन दोनों को एक करना बिल्कुल गलत है। जो विभिन्न उपाधि प्रदान की जाती है, राय बल्लभ दुर्ग, ये सब पुरस्कार नहीं है। पुरस्कार क्या होते हैं, पद्म भूषण पद्म विभूषण भारत रत्न, ये सब भिन्न है। अगर किसी व्यक्ति को ये भारत रत्न इन सबको प्रदान किया जा रहा है, पुरस्कार को प्रदान किया दिया जा रहा है, तो उसकी कहीं ना कहीं समता को प्रदान करने के लिए, उसकी समता को प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रदान किए जा रहे हैं, तो इसलिए इन्हें समाप्त नहीं किया जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको बनाए रखने के लिए सहमति व्यक्त की थी बालाजी राघवन में। तो आप इसे भी याद रखिएगा। इसलिए उपाधि और ये कभी कभी पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि उपाधि और ये पुरस्कार क्या सेम है, नहीं, ये दोनों भिन्न भिन्न है। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आज हमारा समता का अधिकार पूरा समाप्त हो गया है। इससे नेक्स्ट क्लास में हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।